बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज अबाउट द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बेंजीन के रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसके तीन हिस्से बनते हैं। सबसे पहला हिस्सा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। दूसरा हिस्सा है रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, इनको हम एडिशन रिएक्शंस का भी नाम देंगे। और तीसरा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के इनमें जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर हम कोई और सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे तो तब क्या रिएक्शंस यहाँ पर होंगे, ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाता है। तो हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगे। इनमें सबसे पहले जनरल पैटर्न है ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल का, तो हम दो तीन चीजों को पहले से रिव्यू कर लें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला देखें, ये वर्ड मैंने लिखा इलेक्ट्रोफाइल, तो देखें इसमें दो लफ्ज शामिल हैं। एक है इलेक्ट्रो रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो वर्ड है ये है फाइल यानी कि लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो होगी उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोफाइल का। ये क्या हो सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी और ये इलेक्ट्रॉन लवर्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इनको हमेशा। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि इनमें या तो ये कैट आइंस की फॉर्म में होंगे, कैट आइंस की फॉर्म में होंगे, लाइक हाइड्रोजन आइंस, लाइक नाइट्रोनियम ये आइंस, लाइक एनी अदर आइन जो यहाँ पर जैसे ये है, जैसे ये हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ, हाँ ये पॉजिटिव, ये हमारे पास है, ये कैटाइंस की फॉर्म में होंगे। दूसरी बात ये कि इनको हम लेविस एसिड्स भी कहते हैं। लेविस एसिड्स इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंसीडर होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि दे मे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है जी, इनमें या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है, जैसे हम ये कहते हैं AlCl3, जैसे हम कहते हैं BF3। ठीक है जी, इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अब आप देखें ये बिलो ऑक्टेट है, ये एल्यूमिनियम और बोरॉन। यहाँ पर क्लोरीन जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देखें यहाँ पे इसमें 6 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है जी, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ये बिलो ऑक्टेट हैं, बिलो ऑक्टेट हैं ये। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनमें हो सकता है और ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। एक बात और याद रखनी है कि जितने भी मेटल आइंस हैं ना, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको आपने इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहना। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। जैसे सोडियम आयन है, जैसे हम कह देते हैं कि जी मैग्नीशियम आयन है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे, हम कहते हैं नहीं, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ये आपने बात बड़ी क्लियर याद रखनी है। उसके अलावा कोई ऐसी स्पीशीज जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे, लाइक आपके पास H3O पॉजिटिव, लाइक हम कह दें NH4 पॉजिटिव,
ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। ये इनके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो इस वजह से ये भी इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं होंगे। तो जितने इलेक्ट्रोफाइल हैं उनकी तमाम कंडीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो दोबारा से देख लें कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग को कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनमें कैटाइंस शामिल हैं, मेटल नहीं होंगे, जैसे H पॉजिटिव है, NO2 है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O R ये पॉजिटिव है, कार्बोकैटाइंस हैं ये सारे, तमाम क्या हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल्स कंसीडर होंगे। लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते होते हैं, इसीलिए लिविस एसिड कहते हैं इनको। इनमें न्यूट्रल हो सकते हैं ये, और इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। ये न्यूट्रल हो सकते हैं, और न्यूट्रल के लिए कंडीशन क्या होगी, दे मे हैव द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और मेटल आयंस जो हैं ये भी जो है, ये याद रख लें कि ये इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं होंगे, आर नॉट कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी तरह से वो कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के पॉजिटिवली चार्ज हो जाएं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर नहीं होंगे। सो ये हमारे पास तो बात सारी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल हमने समझ लिया। सब्स्टिट्यूशन क्या चीज होती है? सब्स्टिट्यूशन होती है कि जब कोई एक एटम या एक से ज्यादा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जिसको हम कह सकते हैं, कोई ग्रुप जो किसी दूसरे एटम को या ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ले, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रोफाइल, ये जैसे बेंजीन रिंग में है यहाँ पर, तो बेंजीन रिंग में जो है ये हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को निकाल दे, इसको निकाल दे यहाँ से, और उसकी जगह ले ले, तो हम उसको नाम के देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को निकाला, उसकी जगह ले ली, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, कि बेंजीन के हवाले से बात करते हैं कि बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल है। पहली बात तो ये देखें, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे कि ये क्या है, हाईली स्टेबल है। अब हाईली स्टेबल किस वजह से है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग। अब देखें जरा, ये जो डिफ्यूज्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, ये बहुत ही स्टेबल कर देता है बेंजीन के मॉलिक्यूल, ये बहुत ही स्टेबल कर देता है। अब कोई भी एसिड आए, कोई भी बेस आए, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आए, कोई भी चीज जो इस पर अटैक करने की कोशिश करे, इसके इस ब्लॉक को और इस कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, ये कॉन्टिन्यूस शीट जो है, इसको ब्लॉक करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकते, इस पर अटैक नहीं हो सकता। इसलिए बेंजीन के एडिशन रिएक्शन मुश्किल है, यानी ये क्लाउड तोड़ना मुश्किल है। हाँ, एक और चांस है कि बेंजीन में, ये बात याद रख लें कि एक हाइड्रोजन एटम जरूर होता है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम। ये रिप्लेस करना जरा कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन रिक्वायर्ड है कि आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, और इसको जनरेट करवाना पड़ेगा क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए आपके पास सबसे आसान ऑप्शन ये है कि इसको ब्रेक करके इसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाएं। इस कॉन्टिन्यूस शीट को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हाईली स्टेबल है, किस वजह से, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग एंड नॉट रेडियली अवेलेबल, आसानी से ये नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन किसी को भी, और द न्यूक्लियोफिलिक अटैक लाइक द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अल्कीन। जैसे अल्कीन्स में इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं रेडियली अवेलेबल हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, ये आसानी से अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। तो बेंजीन में ये काम पॉसिबल नहीं है, बेंजीन में ये काम पॉसिबल नहीं है। तो कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल तो इस पे अटैक कर नहीं सकता, वो हमने बात क्लियर कर दी कि वीक इलेक्ट्रोफाइल कोई अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा।
वीक नहीं कर सकता, और स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं होगा, उसको जनरेट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द ब्रेक द कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस शीट, जो मैंने आपको अभी बताई बात। कॉन्टिन्यूस शीट क्या है, ये चीज है। सो ये आपको पहला पैराग्राफ होपफुली समझ आ गई होंगी बातें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के, ये पार्टिसिपेट एज अ लिविस बेस। ये लिविस बेस का काम करेंगे। वो कब करेंगे हम आगे देखते हैं। इन द रिएक्शन विद द लिविस एसिड्स, वो कब होगा ये सारी, ये हम आगे डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को। अब पहले आप तो रिवाइज कर लें कि लिविस एसिड क्या होता है और लिविस बेस क्या होता है। लिविस एसिड जो होता है वो हमेशा याद रख लें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और लिविस बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। होपफुली ये आपको पहला पेज यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन विच इज रिप्लेस्ड बाय। अगर हमारे पास जो भी बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है, इसके हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करवा दें बाय वेरियस एजेंट्स, यानी नाइट्रो ग्रुप से हम रिप्लेस करवा दें NO2 से, इसी तरह से हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस करवा दें, इसी तरह से SO3H ग्रुप है उससे रिप्लेस करवा दें, R से रिप्लेस करवा दें। सारे रिएक्शन अभी आप आगे देखेंगे। ये SO3H है और ये है R, यानी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करवा दें, ये एसाइल ग्रुप से रिप्लेस। तो जो भी आप रिप्लेस करवा सकते हैं किसके साथ, सबसे पहले द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहा है बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के लॉस से, कैसे, इस हाइड्रोजन की जगह पे इस प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन को नाम दे रहे हैं हम, हाइड्रोजन आयन यहां से निकल जाता है, तो ये प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं, विच इज रिप्लेस्ड बाय। किससे रिप्लेस करें, हम कहते हैं जी सबसे पहले हैलोजन, जैसे मैंने आपको ये बात बताई यहाँ पर। दूसरी बात हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, जैसे हमने ये पढ़ लिया। सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनेशन कहलाएगा। अल्काइल ग्रुप, अल्काइलेशन कहलाएगा। और एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन कहलाएगा। अब ये तमाम इनके रिएक्शन जो है वन बाय वन यहाँ पर गिवन है। आप देखें कि अगर ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दे बाय द हैलोजन, दैट इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन। अगर दिस हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रेशन। And if the hydrogen atom is replaced by the sulfonic group, that is called the sulfonation. And if this hydrogen atom is replaced by the alkyl group, that is called the alkylation. And if this replacement is by the acyl group, that is called the acylation. तो ये आपके पास कोई भी डेफिनेशन आ जाती है, जो कि एक्सरसाइज में भी आपके पास गिवन है कि डिफाइन नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन। तो कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ एक एक वर्ड चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें है क्या एक्चुअली। ये इसमें ना दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में देखें, द फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल टू द बेंजीन रिंग टू फॉर्म द बॉन्ड बिटवीन द बेंजीन एंड द इलेक्ट्रोफाइल। सबस्ट्रेट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये वो वाली बात जो हमने पहले, मैंने आपको कहा था, पहले पेज पे आपको कहा था कि मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वो वाली बात है कि जो सबस्ट्रेट है इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। वो कैसे है ये देखें, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक कर दिए यहाँ पर। ये है सबस्ट्रेट हमारे पास, ये सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है। और जब ये अटैक हुआ तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट बन चुका है, ठीक है जी। ये इंटरमीडिएट जो है दिस इज द नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ना एक सिंपल सी लॉजिक समझा देता हूँ कि सपोज कर लें कि ये बेंजीन के वो बॉन्ड हैं जो कार्बन टू डबल बॉन्ड कार्बन। आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम जो है ये अटैच होता है।
जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल सपोज यहाँ पर आता है तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होता है इस इलेक्ट्रोफाइल पे। अब क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी है, इस कार्बन के भी हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते होते हैं किसमें, इस सिग्मा बॉन्ड में। अच्छा जी, ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। ये हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, एक और बॉन्ड जो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हुआ और यहाँ पे पाई से क्या बन गया, सिग्मा बन गया। और क्योंकि इसका बॉन्ड कम हो गया इस कार्बन का, इसलिए चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। वो आप यहाँ पर बनाए, यहाँ पे जैसे भी आप शो कर सकते हैं, इजीली ये शो कर दें। अब ये एरोमेटिक नहीं रहा, अब ये नॉन एरोमेटिक है। ये वाला जो कार्बन है ये अब आपके पास जो है ये यहाँ पे एरोमेटिक, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगी इसकी। ठीक है जी। और ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, वो ये है कि दिस इंटरमीडिएट हैज नो एरोमेटिक करेक्टर। मैं आपको अभी बता गया हूँ, इट इज ए कैट आइन। इसको हम एरिनियम आइन कहते हैं, एरोमेटिक होने की वजह से एरिनियम आइन, या फिर इसको हम नाम देते होते हैं बेंजीनोनियम आइन। ठीक है जी, ये बेंजीनोनियम आइन ये हमारे पास क्या लाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डीलोकलाइज्ड ओवर द 5 कार्बन, मैंने आपको बताया था इस कार्बन के ऊपर डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, तो बाकी देखें 1 2 3 4 5 कार्बन बचते हैं। द 6 कार्बन बीइंग द सैचुरेटेड वन, ये हमारे पास सैचुरेटेड हो गया। द कार्बन 1 इज नोन एज वेलेंट इंटरमीडिएट। तो ये हमारे पास ये जो कैटाइन 1 जो है, ये पूरा कैटाइन, इसको हम नाम दे रहे हैं वेलेंट इंटरमीडिएट का। ठीक है जी, वेलेंट इंटरमीडिएट का। ये थोड़ा सा हायर स्टडीज पे जाएं तो फिर पता लगता है कि यहाँ पर इसको आइसोटोपिक मेथड से जो है वो कंफर्म किया गया था कि वाकई डायरेक्ट प्रोटॉन रिलीज नहीं होता, तो आइसोटोप लगा दिया गया था, तो वहां से पता लग जाता है आइसोटोपिक मेथड के जरिए कि वाकई इंटरमीडिएट पॉसिबल है। आफ्टर दैट देखिए जी, ये जो इंटरमीडिएट है ये अपने आप को डीलोकलाइजेशन के जरिए स्टेबलाइज कर लेता है। तो हम इस पूरे को सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये सारा, ठीक है जी, ये इसमें एक ये हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, इन तमाम रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर। ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, देखें जब ये आया यहाँ पर तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पेयर हो गया, जब ये यहाँ पर आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पेयर हो गया। इस तरह से ये पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस 5 कार्बन एटम्स तक डिलोकलाइज होता रहेगा। ठीक है जी, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये अपने आप को रेजोनेंस मेथड के जरिए स्टेबलाइज कर लेता है। तो मैंने आपको बात बता दी कि 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप इसका है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होने के बाद एक हमारे पास एरिनियम आयन बन जाता है या बेंजीनोनियम आयन बन जाता होता है, जो अपने आप को डिलोकलाइजेशन के लिए स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए इसकी बनने की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। दूसरा जो स्टेप है दैट इज द लॉस ऑफ द प्रोटॉन, कि जो आपने बेस जो भी होगा वो इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, प्रोटॉन की सूरत में यहाँ से निकल जाएगा और ये यहाँ पर अलग हो जाएगा बेस के साथ, और ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा ये अलग हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है इन द सेकंड स्टेप लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द सेकंड टू बेस रिजल्ट in the regeneration of the aromatic ring and the substitution product। उसके बाद एक important short answer question जो यहाँ पर given है, write down the general mechanism of electrophilic substitution reaction of the benzene। तो ये जो जनरल मैकेनिज्म है या पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी है ऑफ द बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल कैन बी शोन एज फॉलोज। ये आप दे सकते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप आप लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का बताया और दूसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का बताया। तो ये दोनों स्टेप आप यहाँ पर लिखेंगे और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका गिवन हो गया। ठीक है जी, तो अब आज हमने ये सारी जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह कीप वॉचिंग द वीडियोस। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।